तो समझते हैं ई वे बिल। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई जो ई वे बिल है ये आखिरकार क्यों लाया गया। हालांकि ये पूरा डिस्कशन मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि ई वे बिल क्यों बनाया जाता है, ई वे बिल किन परिस्थितियों में बनाया जाता है, ई वे बिल कौन बनाता है, कब बनाता है, ई वे बिल की लाइफ क्या होती है, गवर्नमेंट का चेकिंग मैकेनिज्म कैसा बनता है और कुछ मिसलेनियस बातें इसमें आपकी ऐड करी जानी है। तो 6 हेडिंग को हमें ठीक से समझ के चलना होगा, ठीक है। दूसरी एक और बात बता दूं, ये जो ई वे बिल है ना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रोड पर माल मूव कर रहा है उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना कि एग्जैक्टली व्हाट्स मूविंग ऑन। ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें सप्लाई वर्ड का कोई रोल नहीं है। सप्लाई होती है तो हो सकता है उस सिचुएशन में ई वे बिल ना बनता हो, और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सप्लाई नहीं है फिर भी ई वे बिल बन रहा है। तो ये जो ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है ये सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद द वर्ड मूवमेंट, और वो भी गुड्स का मूवमेंट। सर्विस सेक्टर में इसकी कोई किसी प्रकार की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिरकार ई वे बिल बनाया क्यों जाता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सरल सा है इसका कि भाई यहां पर जो फेक इनवॉइसिंग का धंधा लोग करते हैं उसको टू द एक्सटेंट कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए सरकार ई वे बिल का कॉन्सेप्ट अपना लेकर आई थी। कैसे लोग यहां पर घपलेबाजी करते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो फेक सप्लायर है एक मिस्टर एक्स, ये फेक सप्लायर ऐसे होते हैं, इनका बिल पर्चे का काम होता है। ये प्रैक्टिकली कोई गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बिल काट कर दे देते हैं, फर्जी बिल काट कर दे देते हैं। रेसिपिएंट ऐसे फर्जी बिल के आधार पर अपनी किताबों में आईटीसी बुक कर लेता है। मान लीजिए 1 करोड़ का बिल था, 12% का जीएसटी लग गया था, 112 लाख का यहां पर ये बिल काट कर दे दिया, जिसके आधार पर रेसिपिएंट ने गलत तरीके से अनड्यू क्रेडिट यहां पर 12 लाख रुपए का अपनी किताबों में बुक कर लिया। तो सीधा सीधा फायदा हो गया 12 लाख रुपए का। तो मान के चलिए अगर इस बंदे की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी रेसिपिएंट की 30 लाख की बनती थी, तो 12 लाख का इसने जो फेक आईटीसी था वो इस्तेमाल कर लिया और अपनी लायबिलिटी को 12 लाख रुपए से कम कर लिया। जहां पर 30 लाख देने थे अब वहां पर ये बंदा सिर्फ 18 लाख ही देगा। इतना ही नहीं, इस बंदे को जीएसटी में तो इवेजन कर गया 12 लाख रुपए का, इसके साथ साथ ये अपना इनकम टैक्स के अंदर भी इवेजन कर जाएगा। कैसे करके भला? इस फेक इनवॉइस के आधार पर वो व्यक्ति अपनी किताबों में खर्चा क्लेम करेगा। 1 करोड़ का खर्चा अपनी किताबों में क्लेम कर लिया तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बंदे का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का मैं फ्लैट रेट पकड़ लूं 25% का, तो 25% निकाले अगर 1 करोड़ का, तो 25 लाख रुपए का इनकम टैक्स ये सेव कर जाएगा, एवेड कर जाएगा। तो कुल मिलाकर 25 लाख और 12 लाख डीटी आईडीटी दोनों मिलाकर इस बंदे ने भाई साहब 37 लाख रुपए का चूना सरकार को अल्टीमेटली लगा दिया। सर ये जो जिसने इनवॉइस इश्यू किया था फेक वाला, इसे कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना इसे भी। ये क्या करता है कि यहां पर 5, 7, 8 लाख रुपए जो भी है इस बिल के अंदर, जैसे मान लीजिए 12% का जीएसटी था तो चलो 7 लाख इसको पकड़ा दिए, तो 7 लाख कच्चे में इसको पकड़ा दिए, तो कुल सरकार को चूना लगाया 37 लाख रुपए का, जिसमें से 7 लाख सप्लायर को पकड़ा दिया और नेट 30 लाख का जो गेन था, जो एवेजन था, वो यहां पर अल्टीमेटली रेसिपिएंट कर जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों ने मिल बांट कर खा लिया और सरकार को यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो सरकार ये देखना चाहती थी कि यार ये लोग बोगस बिल का खेल यहां पर खेल रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए वाकई में गुड्स का मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, इस बात पर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल होना चाहिए। अब मन में आपकी क्वेरी आ रही होगी, सर जब ये व्यक्ति यहां 12 लाख रुपए का अपना बिल इश्यू कर रहा है तो क्या इसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनेगी? इसको आउटपुट जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा? बाबू मेरे, इसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनेगी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा फेक सप्लायर बैठा हुआ होता है। इसके पीछे एक बड़ा फेक सप्लायर बैठा होता है जहां से ये फेक इनवॉइस पीछे से लेता है और इसके पास अच्छा खासा ये आईटीसी यहां पर इन्वॉल्व होता है, जिससे ये सिर्फ सेट ऑफ करता है, कैश में इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अब आप इसके पास में आ जाओगे, सर जब ये यहां इसको बिल देगा तो इसकी आउटपुट लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये अपने पीछे फेक सप्लायर ऐसे करके बैठा होता है, तो इस तरह से फेक सप्लायर की एक लंबी चौड़ी लाइन पीछे तक लगी हुई होती है और कभी कभी ये लाइन खुल भी जाती है। 50-50 कंपनीज, 50-50 फर्म इकट्ठी पकड़ में आती हैं। इज इट ओके? यस सर। तो ये इस प्रकार से गोरख धंधा यहां पर चलता रहता है। तो सरकार गुड्स के मूवमेंट को चेक करने के लिए यहां पर बेसिकली ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लेकर आई है कि
भाई कुछ हद तक हमें पता लगे कि मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। पहले बताइए यहां तक की बात पकड़ में आई या नहीं आई कि आखिरकार ई वे बिल बनाया क्यों जाता है? बताइए मालिक। हाँ बोलो, हाँ फटाफट से हाँ जवाब दीजिएगा। तो गुड्स के मूवमेंट को चेक करने के लिए ही ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब जो ई वे बिल होता है वो दिखता कैसा है? हालांकि मैंने ई वे बिल के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। 1 घंटे का पूरा पोर्टल पर जाकर मैंने बता रखा है कि कैसे बनता है, कैसे कैंसिल होता है, कैसे अगर गाड़ी चेंज करनी हो बीच में तो किस तरह से अमेंडमेंट करते हैं, पूरा बना के दिखा रखा है। 1 घंटे का पूरा वीडियो है, अगर आपके पास समय है तो आप उसे देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड पर। बनने के बाद ई वे बिल कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर क्या क्या होगा जी? बनने के बाद ई वे बिल का अपना एक ये कोड होता है, यहां पर एक सीरियल नंबर इसका यहां पर दे दिया जाता है हमें। जिस दिन जनरेट किया है वो डेट यहां पर होती है, वैसे करके किसने जनरेट किया है उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहां पर आ जाता है। माल रोड के थ्रू जा रहा है, दूरी कितनी है वो भी यहां पर आ जाती है। सप्लाई का टाइप क्या था, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट आपका ये ई वे बिल बनाया गया है, एड्रेस डिटेल आ जाती है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, फिर यहां गुड्स की डिटेल आ जाती है, गुड्स का कोड क्या था, गुड्स प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी थी, कितने वैल्यू का बनता था, यानी कि सेंडर की डिटेल, रेसिपिएंट की डिटेल, गुड्स की डिटेल, ये सारी डिटेल यहां पर आती है। और ये तमाम डिटेल आती है पार्ट ए के अंदर। ई वे बिल 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी होता है। तो यहां तक आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी के अंदर जो होता है मालिक उसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें ट्रांसपोर्टर का एक अपना एनरोलमेंट कराना पड़ता है, उसकी आईडी यहां पर आ जाएगी, उसमें फिर डॉक्यूमेंट नेम वगैरह भी आ जाएगा। व्हीकल की पूरी डिटेल्स यहां पर आती है, उसका नंबर क्या है, किस तरह से है, कौन मालिक है, जो भी उसकी पूरी डिटेल यहां पर आपकी अवेलेबल करवा दी जाती है। तो 2 हिस्सों में है, पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसे करके। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ई वे बिल को बनाने का अधिकार किसको दिया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि बेसिकली एक तो सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है। 3 बंदे होते हैं, तीनों में से कोई सा व्यक्ति भी ई वे बिल अपना यहां पर बना सकता है। सप्लायर बना सकता है, ट्रांसपोर्टर बना सकता है, रेसिपिएंट बना सकता है, कोई भी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट ए भर दिया सप्लायर ने और सबमिट कर दिया, इतने पर ही उसका ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाता है। वो ई वे बिल नंबर पकड़ा देता है ट्रांसपोर्टर को और ट्रांसपोर्टर अपनी खुद की डिटेल सेल्फ वहां पर भर सकता है। तो यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर भी एक ई वे बिल अपना बना सकते हैं। तो भैया इसमें बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी पार्टी यहां पर ई वे बिल बना सकती है। इज इट ओके? हाँ सर जी हाँ। फेक बिल का मतलब क्या होता है? फेक बिल का मतलब बोगस, झूठा बिल। जैसे बिल पर चलेगी ना कि मान लीजिए मैंने किताबों का बिल ले लिया पीछे से, तो एक्चुअल में तो किताबें आई नहीं लेकिन बिल मैंने उसका ले लिया, तो ये फेक बिल होते हैं, झूठे बिल, राइट? ऐसे करके जी मालिक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। तो यहां से आपका ये इनवॉइस काट दिया जाता है, ई वे बिल इनवॉइस के साथ में ही बना कर दिया जाएगा। तो बताते हैं कि जैसे ही गुड्स का मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के वक्त ई वे बिल उसके पास में होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जब अधिकारी मिलते हैं, चेक करते हैं, तो वहां ट्रांसपोर्टर के पास ई वे बिल अपना होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पार्ट ए के अंदर सप्लायर की डिटेल, रेसिपिएंट की डिटेल, गुड्स की डिटेल, ये सारी आ गई। पार्ट बी के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उसकी डिटेल यहां पर अपनी आ जाती है, ऐसे करके बताया जाता है। दूसरी एक और बात, ये जो ई वे बिल होता है ये एक नेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट होता है। अर्थात अगर आपका यूपी में कारोबार है और हरियाणा आपका गुड्स जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं 10 स्टेट में आपका गुड्स घूम रहा है, आपका एक ही ई वे बिल काम करके चलेगा। ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज ई वे बिल तैयार किया जाता है। तो इट्स ए नेशनल डॉक्यूमेंट और सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका ये वैलिड रहता है। इज इट ओके बाबू? हाँ बोलते रहा करो फटाफट से, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो ई वे बिल बन गया है, 12 डिजिट का इसका अपना कोड होता है, रास्ते में चेक किया जाता है और अधिकारी चेक करने के बाद उससे देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ओके है कि ई वे बिल में जो इन्फॉर्मेशन आपने सरकार को बताई है क्या वैसा ही गुड्स एक्चुअल में मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो ई वे बिल होता है, एक होता है आपका नॉर्मल ई वे बिल और एक होता है आपका बल्क ई वे बिल। जो नॉर्मल ई वे बिल आपका होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक असेंबल्ड प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट मशीनरी जा रही है, तो वहां पर आपका नॉर्मल ई वे बिल बना दिया जाता है। लेकिन जब जब आपका गुड्स पार्ट्स में डिस्पैच किया जाता है, जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन है, पंखा है, तो एक लॉट में तो मोटर सारी चली गई, एक लॉट में आपके जो उसके ब्लेड्स हैं वो जा रहे हैं और अगले लॉट में जा रहे हैं उसके रेगुलेटर। तो जब पार्ट्स में सामान जाता है तो उसके लिए बना देते हैं बल्क ई वे बिल बना दिया जाता है, जो यहां पर बताया जा रहा है मालिक, ठीक है जी। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरा देखकर बताइए सिचुएशन यहां पर क्या रहेगी।
एक बंदा ये दिल्ली से है और दिल्ली से सामान जा रहा है, ट्रक चला दिल्ली से, लेकिन इसको अलग अलग रेसिपिएंट का माल उतारना है। एक ही ट्रक में 3 अलग अलग लोगों का माल भरा हुआ है। कुछ मेरठ का भी एक रेसिपिएंट था, उसको भी गुड्स देना है, एक सहारनपुर का था, उसको भी देना, और एक जम्मू का था, उसको भी देना है। तो इस सिचुएशन में आपके ई वे बिल कितने बनेंगे? सर, ई वे बिल का रिकॉर्ड रेसिपिएंट को भी रखना होता है क्योंकि उसने परचेज कर रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 अलग अलग पार्टी है तो तीनों के लिए अलग अलग ई वे बिल यहां पर तैयार करवाया जाएगा। तो 3 ई वे बिल तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यहां पर आप चाहो तो ऑप्शनली और एडिशनली तीनों ई वे बिल को कंसोलिडेट करके एक सिंगल ई वे बिल भी बनाया जा सकता है। यानी ये 3 तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन सुविधा की दृष्टि से इन तीनों ई वे बिल को कंसोलिडेट करके एक ई वे बिल बनाया जा सकता है। वो सारा कुछ मैंने कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें पोर्टल पे जाके मैंने आपको सिखा रखी है। अगर प्रैक्टिकली देखना है कैसे बनता है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, जहां पर प्रैक्टिकली सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। तो 3 अलग अलग पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है यार, तीनों के अलग अलग ई वे बिल बनाए जाएंगे। और चाहो तो, मर्जी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो तीनों को कंसोलिडेट करके एडिशनली, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अतिरिक्त आप चाहो सुविधा की दृष्टि से कि रास्ते में जब अधिकारी दिखेगा तो तीनों बिल का, ई वे बिल का डेटा एक ई वे बिल के अंदर कंसोलिडेट किया जा सकता है और वो आगे दिया जा सकता है अधिकारी को चेक करने के लिए। राइट? यस सर। उसके बाद में आगे अगला जो हेडिंग आता है वो ये आता है कि भाई किन परिस्थितियों के अंदर आपका ई वे बिल तैयार किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि यहां पर गुड्स का ना मूवमेंट होना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं है तो ऐसी की तैसी ई वे बिल का ख्वाब भी दिमाग में मत लेकर आइएगा। दूसरी बात ये कि जो कंसाइनमेंट आपका जा रहा है उसकी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? इनवॉइस वैल्यू। उसकी जो इनवॉइस वैल्यू है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो ही ई वे बिल मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये इनवॉइस वैल्यू का क्या चक्कर है? मान लीजिए वैल्यू आपकी 100 रुपए की है, यहां पर इस पे जीएसटी लग जाता है, आपका 12 रुपए का टोटल वैल्यू होती है 112 रुपए की। तो जो 100 होता है इसे बोलते हैं असेसेबल वैल्यू, और जो 12 होता है ये आपका जीएसटी हो जाता है, अच्छे से जानते हैं। 112 वाली जो वैल्यू है इसे बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू के नाम से मालिक इसको जाना जाता है। दिस इज द इनवॉइस वैल्यू, 112 रुपए। तो जो 50,000 की लिमिट चेक करी जाएगी वो आपकी इनवॉइस वैल्यू होती है बेसिकली। राइट? यस सर, इनवॉइस वैल्यू आपकी वो होती है मेरे बच्चा। तो यानी जीएसटी को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो ही ई वे बिल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो मूवमेंट इसका डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर होता है। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक गुड्स का मूवमेंट भी है और वो मूवमेंट सप्लाई की परिभाषा को भी क्वालिफाई करके चलता है, तो यहां पर आपका ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? मैं मान के चल रहा हूं कि जो वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर की है, ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर, क्योंकि मेरा क्रूशियल फैक्टर मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहां पर ई वे बिल आपका बना दिया जाएगा। दूसरी घटना कि एक अगले क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो सप्लाई तो है लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। सप्लाई तो है, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि सप्लाई तो पर मूवमेंट नहीं है? सेल एंड लीज बैक। अगर मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर देता हूं और हाथ क्या तो उसे लीज बैक कर लेता हूं, सेल भी कर दिया, लीज बैक भी कर दिया, 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी यहां पर हो जाती हैं, तो मेरा गुड्स अपनी जगह पर रहेगा, टस से मस नहीं होगा, इसका कोई किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। तो सप्लाई तो बन जाती है लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे हालात के अंदर बताइए ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं सर, क्योंकि ई वे बिल कनेक्टेड है आपके मूवमेंट वर्ड से, ना कि सप्लाई वर्ड से। उसके बाद में आगे बात करते हैं, जब हम जॉब वर्कर को ट्रांसफर करते हैं कोई किसी प्रकार का माल, तो क्या वो आपका सप्लाई में आता है? जी नहीं। जॉब वर्कर को जो ट्रांसफर किया वो सप्लाई नहीं है, वहां से लौट के आता है वो भी आपका सप्लाई नहीं होता है। बट मूवमेंट तो हुआ ना गुड्स का? हाँ, मूवमेंट तो होता है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इसके बावजूद भी यहां पर ई वे बिल बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह कि यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका मूवमेंट होगा, ना कि सप्लाई का होगा। यस सर, डाल दूंगा शुभ्रा, कल मैं डाल दूंगा जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है जी। ऐसे करके हमारी यहां पर बात हो जाती है। लेकिन नॉर्मली 50,000 की लिमिट काम करती है, लेकिन 2 इसके एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी जो बंधे बंधाए नियम होते हैं उनको हमें तोड़ना पड़ता है। 2 एक्सेप्शन हैं, कौन को बताएगा बच्चा? 2 एक्सेप्शन हैं जहां पर अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करा रहे हो तो भले ही वैल्यू 50,000 से कम ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ई वे बिल आपका बनाया जाता है। कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले? अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, भले ही वैल्यू कम हो, लेकिन 2 सिचुएशंस के अंदर आपका ई वे बिल मैंडेटरली बनाया जाएगा। एक आता है
ट्रांसफर टू जॉब वर्कर। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल सप्लाई कर रहे हो और वो आपका क्या है मालिक, मैं आपको बता दूं, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो भले ही वैल्यू 40,00,000 की ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपका ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। और दूसरा आता है इसमें हैंडीक्राफ्ट। अगर आप हैंडीक्राफ्ट में डील करके चल रहे हैं तो भले ही वैल्यू इंटरस्टेट छत्तीसगढ़ से दिल्ली आता है हैंडीक्राफ्ट का सामान, तो भले ही वैल्यू 50,000 से कम की क्यों ना हो, उसके बावजूद भी यहां पर आपका ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है ये कि मैंडेटरी ई वे बिल कहां बनाया जाएगा, भले ही वैल्यू 50,000 से कम की क्यों ना हो। अब बात करते हैं यहां पर आकर कि 50,000 की कैलकुलेशन हम कैसे करके चलते हैं। तो जो भी आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू यहां पर लेकर चलेंगे हम, और उसमें से आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई माइनस कर दीजिए। हैं, हां, एग्जेम्प्टेड सप्लाई अगर कोई है तो उसे माइनस कर दीजिए, और उसके बाद देखो वैल्यू आपकी किस तरह से है। या इस बात को दूसरे शब्दों में आपको मैं बोल के चलूं कि मान लीजिए एक सप्लाई आपकी टैक्सेबल कर रहे हो आप अपने इनवॉइस के तहत, 30,000 की टैक्सेबल सप्लाई है, एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 40,000 रुपए की है, और जो जीएसटी है वो ऑब्वियस सी बात है आपकी टैक्सेबल वाली सप्लाई के ऊपर आएगा, तो 18% से आपका 5,400 आ जाता है। टोटल वैल्यू जो है आपके सामान की 75.4 थाउजेंड यहां पर आकर बन जाती है। मुझे बताइए, आप ई वे बिल के लिए 50,000 की लिमिट चेक करते हैं तो उसके लिए इस वाले केस में ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा। मालिक जो प्रोडक्ट एग्जाम्प्टेड है जिस पर जीएसटी ही ना लगना, आप ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए लेकर आए, ताकि जीएसटी की चोरी ना हो। और अगर कोई एग्जाम्प्टेड गुड्स पर जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है तो ऐसी की तैसी, भला हम उससे क्या मतलब है। तो यहां पर आप जो एग्जाम्प्टेड है इसे यहां से एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है और जो जीएसटी इसको जोड़कर देख लो, तो ये बनेगा आपका 35.4 बनेगा। इसका मतलब 50,000 से नीचे की वैल्यू है, इस केस में आपका ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले बताइए यहां तक बात पकड़ में आई या नहीं आई, हां या ना मेरे बच्चा। तो यहां पर आपका ई वे बिल बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा। तो याद रखेंगे, मूवमेंट होना बेहद जरूरी है, और दूसरा इनवॉइस वैल्यू यानी टैक्सेबल सप्लाई और उसके ऊपर का जो जीएसटी है ये जोड़ने के बाद 50,000 से ऊपर बनता है तो ही बात होगी। लेकिन दो एक्सेप्शन है कि वैल्यू भले ही 50,000 से कम की क्यों ना हो फिर भी ई वे बिल बनेगा, और वो दो केस हैं इंटरस्टेट सप्लाई के, एक जॉब वर्कर को ट्रांसफर और दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसफर। ये आपके यहां पर ई वे बिल बनाया जाता है। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है ई वे बिल एग्जेम्प्टेड, मतलब ई वे बिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर मे हैपन। कुछ सिचुएशंस आपको यहां पर दी गई हैं, जरा इमेज पहचान के बताइए इमेज किस किस की है। सर ये तो बेसिकली कैश वैन है, जो कैश करेंसी को लेकर जाती है एटीएम वगैरह में डालने के लिए, एक बैंक से दूसरे बैंक में लेकर जाती है। तो जो करेंसी होती है, जो मनी है, वो भी तो बेसिकली आपका देखा जाए तो एक तरह, भाई माना कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मनी होती है, जो करेंसी है आपकी, वो गुड्स या सर्विस में नहीं आती, लेकिन अदरवाइज एंगल से, ई वे बिल के एंगल से देखा जाए तो गुड्स की कैटेगरी में तो आती है, लेकिन फिर भी स्पेशली मना कर दिया। इसके लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से सरकार को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कैश 10 करोड़ 20 करोड़ कितना जा रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है। अगला है जो पोस्ट के पार्सल्स होते हैं, उनके लिए भी ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं होता है। अगला है जो गैस, एलपीजी जो गैस होती है, घरेलू गैस होती है, उसके लिए भी ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। अगला है जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल होते हैं, जिसमें मोटर नहीं होती, जिसमें धुआं नहीं निकलता है, वहां पर भी ई वे बिल बनाना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे तांगा वगैरह हो गया, बैलगाड़ी वगैरह हो गई, इनके लिए भी ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। यह धर्म कांटे तक जहां पर गाड़ियों का वेट होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वेटमेंट स्टेशन। अगर आपकी गाड़ी वेटमेंट स्टेशन तक जा रही है और जो दूरी है वो 20 किलोमीटर तक की, आई रिपीट, गाड़ी आपकी तुलने के लिए जा रही है, वेट के लिए जा रही है, धर्मकांटे पर जा रही है, वेटमेंट स्टेशन पर जा रही है और दूरी 20 किलोमीटर तक की है, तो वहां भी आपको ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसी कुछ बातें आपकी लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा है भाई? गुड्स अगर एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी लगता ही नहीं, तो ऐसी की तैसी, जैसे इंडियन फ्लैग हो गए, है ना, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो इन पे ये एग्जेम्प्टेड होते हैं बेसिकली, इन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो यहां पर कोई किसी प्रकार का ई वे बिल नहीं बनाया जाएगा। ओके एंड उसके बाद में अगर आपका नॉन टैक्सेबल गुड्स हो गया, नेगेटिव लिस्टेड आइटम आपके हो गए, करेंसी हो गया, पोस्टमैन हो गया, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर हो गया। अब ज्वेलर्स लोग होते हैं, इतना सा सोना ही 50,000 से ऊपर का हो जाता, तो क्या वहां पर ई वे बिल बनेगा? द आंसर इज नो। एलपीजी केरोसिन हो गया, खाली कंटेनर हो गए, जैसे मान लीजिए आपके घर में घरेलू गैस आती है और खाली सिलेंडर वापस लौट के जाता है, तो खाली सिलेंडर के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब भरा सिलेंडर आएगा तब भी ई वे बिल ना बनेगा, जब खाली सिलेंडर वापस लौट के जाएगा तब भी ई वे बिल नहीं बनाया जाएगा। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लाइक दिस, यहां पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। डिफेंस का कोई अगर मामला है,
गोला बारूद तोप वगैरह ये सब मूव हो रहे हैं तो यहां पर भी ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। खाली कंटेनर, कोई ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। और वेटमेंट स्टेशन तक आपकी गाड़ी जा रही है और वो भी 20 किलोमीटर तक की दूरी है तो वहां पर भी ई वे बिल बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है मालिक। ठीक है जी। सर ई रिक्शा एग्जेम्प्ट है क्या? नॉन मोटराइज्ड, मोटराइज मतलब ई रिक्शा में मोटर तो होती है ना मालिक, नॉन मोटराइज मतलब बिना मोटर वाला। जैसे इसमें कौन सी मोटर लग रही है बताओ? तो जो मोटराइज्ड व्हीकल है उनके लिए तो हो जाएगा, लेकिन जो नॉन मोटराइज्ड है उनके लिए आवश्यक नहीं होता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने बोला कि जब इंडेन से या भारत गैस से आपके घर पर भरा हुआ सिलेंडर आता है गैस का, तो प्रैक्टिकली क्या आ रहा है, सिलेंडर या गैस? अल्टीमेटली तो गैस आ रही है ना। क्या उसके ऊपर जीएसटी सॉरी उसके ऊपर ई वे बिल की बात होगी? नो। खाली सिलेंडर लौट के जाएगा तब भी ई वे बिल की बात नहीं होगी। लेकिन ये जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर है लोहे का, जिस फैक्ट्री में ये बनता है, तो फैक्ट्री से बनकर जब इंडेन के पास आता, सिलेंडर की, गैस की बात नहीं कर रहा, गैस के सिलेंडर की बात कर रहा हूं। सिलेंडर जब बन के आएगा इंडेन के पास में कि ठीक है भाई आप उसमें गैस भर के आगे सप्लाई करो, तो उस मूवमेंट पर ई वे बिल चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? यस सर। तो यहां पर कह रहे हैं कि फैक्ट्री से जब इंडेन के पास में आया खाली सिलेंडर तो वहां तो ई वे बिल बनेगा, लेकिन इंडेन जब आगे गैस भर के दे रही है या खाली लौट के आ रहा है तो वहां पर ई वे बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है। ठीक सर जी। उसके बाद मेरे बच्चा आगे आ जाते हैं और आगे आके क्या होता है, हाँ जी, ई वे बिल कौन बनाएगा और कब ई वे बिल बनाया जाता है? ई वे बिल तीनों में से कोई सी भी पार्टी बना सकती है। सप्लायर बना सकता है, रेसिपिएंट बना सकता है, ट्रांसपोर्टर बना सकता है। कब बनाएगा? बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का क्योंकि मूवमेंट से टिका हुआ है, सारा कनेक्शन मूवमेंट से है, रास्ते में चेक किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या उससे पहले आपका ई वे बिल बन जाना चाहिए। लेकिन रेलवे के केस में क्या करके चलोगे? जैसे मान लीजिए आपका गुड्स रेल के जरिए ढोया जा रहा है या एयरक्राफ्ट या शिप के जरिए ढोया जा रहा है, तो उस केस में ई वे बिल कौन बनाएगा? तो मालिक वहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा गुड्स दिल्ली से आगरा जा रहा है रेल में, तो वहां पर ट्रांसपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है ई वे बिल बनाने की। ई वे बिल सप्लायर या रेसिपिएंट ही बनाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी दी जाए तो भाई साहब कितने सारे लोगों का माल उसमें ट्रेन में जा रहा है, ट्रांसपोर्टर रेलवे वाले तो पागल हो जाएंगे ई वे बिल बनाते बनाते। तो ट्रांसपोर्टर को कोई यहां पर राइट नहीं दिया गया है, इधर द सप्लायर और द रेसिपिएंट, इनमें से ही कोई एक यहां पर आपका ई वे बिल बनाकर चलेगा। और एक और बात बता दूं, जनरली ट्रक के केस में जब रोड की बात करते हैं तो मूवमेंट से पहले ही आपको ई वे बिल चाहिए होता है, राइट। लेकिन इस मामले के अंदर रेल की बात करें, एयर की बात करें या शिप की बात करें, इसमें मूवमेंट के बाद भी ई वे बिल बनाया जा सकता है। लेकिन जब डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर वो बंदा डिलीवरी लेने के लिए आएगा तो उसे ई वे बिल की कॉपी दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए मूवमेंट के बाद बनाया जा सकता है, लेकिन डिलीवरी लेने से पहले डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन पर। क्यों? क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं मिलेगी, जब तक सामने वाला रेसिपिएंट ई वे बिल की कॉपी नहीं दिखा देगा, वैसे करके। तो आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स बन जाएगा, बट बिफोर डिलीवरी एट डेस्टिनेशन स्टेशन, राइट? यस सर। सर एक वीडियो में सारा रिवीजन कवर्ड है या और लेक्चर हैं सर चैनल पे, प्लीज बता दीजिए। ये आपका आखिरी है, और भी है, मतलब ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज मैंने बनाए हैं। किसी रिवीजन वीडियो में एक चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर है, ऐसे करके मैंने आपको रिवीजन वीडियोस दिए हैं। ठीक है जी गौरव? हाँ सर जी एकदम ठीक है। बाबू यहां तक बात समझ में आई? ओके बोलो पहले कि ये कब बनाया जाता है, कौन बनाएगा? तो रोड वाले में तो तीनों में से कोई सी भी पार्टी यहां पर बना सकती है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और बिफोर मूवमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये रेल, एयर और शिप के, इसमें सिर्फ 2 ही पार्टी रह गई है बनाने के लिए, ईदर सप्लायर और रेसिपिएंट। और बनाओगे मूवमेंट के बाद, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले, क्योंकि डिलीवरी उसी के आधार पर आपको यहां दी जाती है। ऐसे करके बात बोल दी जाती है। उसके बाद ये तो बन गया, ई वे बिल का बर्थ तो यहां पर हो जाता है। अब बात करते हैं डेथ की। ई वे बिल कैसे खत्म किया जाता है? अब जैसे यहां पर मैंने, जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं अपना रेगुलर बैच के अंदर, तो ई वे बिल पूरा बना के दिखाता हूं प्रैक्टिकली आंखों के सामने। जितनी भी थ्योरी है, एक एक चीज को पोर्टल से लिंक करके, तब आती है वास्तव में बात समझ में। अगर आपके पास वाकई में समय हो ना मालिक, तो मेरा सर्च कर लेना यूट्यूब चैनल पर, ई वे बिल का 1 घंटे का है पूरा प्रैक्टिकल। प्लीज यार करके देखना। अगर जीवन में कभी ई वे बिल भूल जाओ तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जब पढ़ते हैं तो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं तो फिर कभी जीवन में नहीं भूलते उसे।
तो यहां पर बनने के बाद मैंने बना दिया, बनाने के बाद मुझे कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। वनाधिकारी बोलेगा भाई साहब ई वे बिल बनाया था, माल का मूवमेंट कहां है, इनवॉइस तो आपने इशू किया ही नहीं, कोई कहां है मामला, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ता है। तो जिसने बनाया है, तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया, तो जिसने ई वे बिल बनाया है वो खुद उसे 24 आवर के अंदर कैंसिल कर सकता है। और जो अनदर पार्टीज हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर उसे रिजेक्ट मार सकती है। जैसे कि मान लीजिए मेरी गाड़ी वाले से बात हुई, ई वे बिल मैंने बना दिया, अब गाड़ी वाला कहता है कि भैया मैं नहीं जा सकता, मैं कहा नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। तो ई वे बिल, चूंकि गाड़ी वाले का नाम आ गया कि इस गाड़ी से माल गया, तो गाड़ी वाला भी इसे यहां पर आकर रिजेक्ट मार सकता है। ई वे बिल का नंबर उसके पास में आ जाता है 12 डिजिट का, उसके आधार पर वो उसे रिजेक्ट मार सकता है, या रेसिपिएंट रिजेक्ट मार सकता है। या अगर रेसिपिएंट ने बनाया है ई वे बिल, तो वहां पर आकर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर कोई सा भी इसको रिजेक्ट मार सकता है। तो जिसने बनाया है वो 24 घंटे में कैंसिल कर सकता है, और अदर दो जो पार्टी रह जाती है वो उसे 72 घंटे के अंदर किसी भी समय उसे रिजेक्ट मार सकती है। सर फिर तो बहुत अच्छा है, बना दो, गुड्स का मूवमेंट करा दो, जब मूवमेंट हो जाए तो रिजेक्ट मार दो, कैंसिल कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है? जी नहीं। अगर आपका मूवमेंट एक बार हो गया और वो आपका वेरीफाई रस्ते में हो जाता है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपका वो किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब अधिकारी उसे चेक करता है तो उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है उसे पोर्टल पर अपडेट करता है कि हाँ मैंने ये गुड्स वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ओके है। तो एक बार अगर रास्ते में चेक हो गए तो फिर वो कैंसिल या रिजेक्ट आपका नहीं करवाया जा सकता है। राइट सर? यस सर। अब आगे बात करते हैं इसमें आकर कि भाई जो चीज जन्मी है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही जो ई वे बिल होता है इसकी अपनी एक लाइफ भी होती है। अब लाइफ कितनी है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो कार्गो है वो एक नॉर्मल कार्गो है, तो यहां पर बताते हैं कि 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पर डे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इतना समय दिया गया है। दूसरा, अगर कार्गो ओवर डायमेंशनल है, कुछ इस तरीके का कि जो कन्वेंस है उसकी डायमेंशन से बाहर निकल रहा है, तो चाल धीमी हो जाती है, तो वहां पर 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ पर डे के हिसाब से बात करी जाती है। एक और स्पेशल केस निकल के आता है कि अगर आपका मामला यहां पर चाहे नॉर्मल कार्गो का हो चाहे ओवर डायमेंशनल का हो, लेकिन अगर केस मल्टी मोड का है जहां पर एक मोड में एज ए कन्वेंस वेसल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जानते हैं वेसल की जो चाल होती, स्पीड होती है, वो ऐसे मान के चलो कि अगर आप तेज साइकिल चलाना जानते हैं तो आप आगे निकल सकते हैं। अगर रोड पे वो स्पीड को मेजर किया जाए तो ट्रैक्टर भी आगे निकल जाएगा शिप से। तो वहां पर जो चाल है वो धीमी हो जाती है, इसलिए 20 किलोमीटर का दायरा यहां पे रखवाया गया है। कैसे करके भला मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो 200 आप देख रहे हैं ना, पहले ये आपका 100 हुआ करता था, रिसेंटली इसे 200 किया गया है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपका नॉर्मल कार्गो है, ई वे बिल आपका 1 जनवरी 2022 को बनाया जाता है, डिस्टेंस 421 किलोमीटर का है, तो वेरी सिंपल, 421 डिवाइड बाई 200, तो ये जाएगा 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400, बचा 21 किलोमीटर नीचे बच जाता है। तो जो ये दो तो ये निकल के आ गया, तो 2 दिन तो आपके ये हो गए। 21 किलोमीटर के लिए चूंकि हम जानते हैं पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर है, तो वो भी अगर 1 किलोमीटर भी होता तब भी इसके लिए 1 दिन हम एक्स्ट्रा मिल जाता, तो कुल मिलाकर 3 दिन का यहां पे समय आ जाएगा। 3 दिन का मतलब 1 तारीख में 3 दिन जोड़ दो तो तारीख आ जाएगी 4, तो 4 जनवरी तक आपका ये ई वे बिल वैलिड रहेगा। ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात करते हैं तो, और मान लीजिए यहां पर दूरी भी 421 किलोमीटर की थी, तो 20 से भाग लगा दो, 20 दूने 40, बचा 2, आ गया 1, 20 एक कम 20 और बचा 1, ये नीचे 1 किलोमीटर बच जाता है। तो 21 दिन यहां पे आ गए। पार्ट ऑफ द किलोमीटर के लिए भी हम अपना वो लेके चलेंगे, तो 1 दिन इसका मिल गया, कुल मिलाकर 22 दिन। 1 जनवरी में 22 दिन जोड़ दीजिए, आपके 23 जनवरी की डेट यहां पे आ जाएगी। ये होगी लाइफ ऑफ ई वे बिल। इसके बाद ई वे बिल आपका डेड हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर रोड पर घूमते पाएंगे तो आपका जो गुड्स है और गाड़ी है दोनों को सीज कर दिया जाएगा। ऐसे करके बोला जाता है। अगर मान लीजिए कार्गो तो जो मर्जी हो, लेकिन मल्टी मोड आ रहा है, सपोज करो पहले ट्रक से माल चलता है जहाज तक के लिए, फिर जहाज में लोड करके यहां पे लाया गया, फिर आगे ट्रक से लाया गया। ऐसे मान के चलो महाराष्ट्र के अंदर से
या पूना से, मान लीजिए पूना से माल मुंबई कस्टम पोर्ट तक लाया जाता है ट्रक से, मुंबई कस्टम पोर्ट से कलकत्ता ले जाया जाता है जहाज से, कलकत्ता में फिर फैक्ट्री से पोर्ट टू फैक्ट्री फिर ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टी मॉडल आ गया, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, वेसल भी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं रे तो ऐसी स्थिति में बताते हैं कि साहब चाल धीमी हो जाएगी, शिफ्टिंग में भी टाइम लगता है, तो 20 किलोमीटर का फंडा अपना दिए। मान लो यहां पर भी दूरी 421 किलोमीटर की है, तो 21 दिन तो आपके यहां पर आ गए, 1 किलोमीटर के लिए 1 दिन आपका यहां पर आ गया। इस प्रकार से यहां भी आपके 22 दिन का समय आपको मिल जाता है। तो 1 तारीख और 22 तारीख 23 तारीख आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया है ट्रक का, या कोई और कोई समस्या पैदा हो जाती है, और जिसके चलते दिक्कत तैयारी कि भाई साहब वो जितनी उसकी लाइफ है ई वे बिल की, वो वहां डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में मारे जाएंगे हम। तो ऐसी अवस्था में ई वे बिल के एक्सपायर होने से पहले आप उसे पोर्टल पर जाकर एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने आपको सब सिखा रखा है पोर्टल पे 1 घंटे का पूरा वीडियो दिया है मैंने आपको ई वे बिल पोर्टल संबंधी, कि नॉर्मल ई वे बिल कैसे बनता है, बल्क ई वे बिल कैसे बनता है, ई वे बिल को कंसोलिडेट कैसे करते हैं, वेसल या अगर व्हीकल चेंज हो रहा है तो वो कैसे करते हैं। हर बात को मैंने पोर्टल से आपको समझा रखा है ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड के अंदर बन जाए। ठीक है, तो यहां पर आप एक्सपायरी से पहले उसे एक्सटेंड करा सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में जैसे लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो वहां कमिश्नर भी, या कहीं पर मान लो पहाड़ी गिर पड़ा, रास्ता ही ब्लॉक हो गया, तो वहां पर डिपार्टमेंट खुद ही एक्सटेंड कर देगा एक जेन्युइन टाइम के लिए, और नहीं तो फिर आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो शुरू में तो यही था कि ई वे बिल एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंड कराना, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंशन का क्या मतलब, अगर कोई चीज डेड हो गई एक बार तो वो जीवित थोड़ा ना हो जाएगी, मर गई तो मर गई, अब क्या एक्सटेंशन इस बात का है ना। मरे हुए व्यक्ति की लाइफ थोड़ा एक्सटेंड हो सकती है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल मरने ही वाला है उसको वेंटिलेटर पे लेटा के कुछ समय जिंदा जरूर रखा जा सकता है। लेकिन फिर कहा कि भैया मान लो अगर ट्रक है और ट्रक भाई यहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर जो ई वे बिल है उसे एक्सटेंशन पे ध्यान लगाएं। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो बाद में लॉ अमेंड किया गया था और कहा था कि ठीक है चलो कोई नहीं, एक्सपायर अगर हो भी गया है तो उसके 8 घंटे के अंदर अंदर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पर आकर। एक्सपायरी से पहले कर दो, बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे तो 8 घंटे के अंदर आप कर दीजिएगा। तो ये रही ई वे बिल की लाइफ की बातें ऐसे करके। अब यहां पर आता है एक मल्टी व्हीकल का मामला, कि हमें कई बार कई सारे व्हीकल इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं किसी अन्य कारणों से, कि मान लीजिए एक व्हीकल का दूर दराज के स्टेट में परमिट नहीं है, या फिर गाड़ी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, पलट जाती है, तो वी नीड टू चेंज द व्हीकल। तो इसमें जब मल्टी व्हीकल का केस आता है तो एक प्रोविजन है कि जितने भी व्हीकल आपकी जर्नी में लगे हैं, ई वे बिल तो एक ही रहेगा, क्योंकि पार्ट ए में तो कोई चेंज नहीं आना, पार्ट बी में चेंज आएंगे। तो उसी ई वे बिल के अंदर पार्ट बी के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हुए हैं पोर्टल पर जाइएगा और ट्रांसपोर्टर की लिस्ट को अपडेट कर दीजिएगा। एक तरह की एक्सेल शीट होती है, वो जितने भी ट्रांसपोर्टर ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते कि यहां से यहां तक ही लाया, यहां से यहां तक ही लाया। तो नॉर्मल प्रोविजन तो यही है कि यूपी से माल गए चला दिल्ली होते हुए फिर महाराष्ट्र, फिर वहां बिहार तक जा रहा है और अलग अलग ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रक 1 2 3 ऐसे करके। तो यहां पर ई वे बिल तो एक ही बनेगा, पार्ट ए सेम रहेगा हर मामले में, लेकिन हर एक ट्रांसपोर्टर की डिटेल उसमें ऐड ऑन होती चली जाएगी। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया है कहते हैं कि अगर मल्टी व्हीकल का मामला है और इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और वो भी 50 किलोमीटर तक का, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको जो ई वे बिल है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर है उसकी डिटेल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे भला, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली से ट्रक पहुंचता है यूपी के लिए, ठीक है, और फिर यूपी से आगे यूपी जा रहा है। 3 कंडीशन आ जाती हैं, मल्टी व्हीकल हो, इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रहा हो यानी कि लोकल में ही, और 50 किलोमीटर तक की दूरी हो। अगर तीनों बातें पूरी होती हैं तो पार्ट बी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ई वे बिल ना बनेगा, वो तो बनेगा, लेकिन इस लैग में ई वे बिल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हमने चेक किया कि क्या ये केस मल्टी व्हीकल का है, हम देख रहे हैं 2 ट्रक इन्वॉल्व है, हाँ है। क्या ये इंट्रास्टेट है? जी नहीं, इंटर स्टेट है। तो भले ही ये दूरी आपकी 50 किलोमीटर के दायरे में, बट एक कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो रही, तो यहां आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस वाले व्हीकल की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी ई वे बिल के अंदर। आगे बात करते हैं,
फिर यूपी से यूपी 45 किलोमीटर की यात्रा होती है। मल्टी व्हीकल का मामला चल रहा है, यस। इंट्रा है, यस। अप टू 50 किलोमीटर, यस। तो इस वाले ट्रक की डिटेल अपडेट करने की जरूरत नहीं है ई वे बिल के अंदर। ऐसी एक एग्जांपल मैंने ऊपर भी आपका यहां पर दे रखा है कि जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक ट्रक चला, दिल्ली से दिल्ली में ही जा रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी, और आगे फिर ट्रक 2 आ रहा है निकल के। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको ट्रक 1 की डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, ट्रक 2 की डिटेल दे दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो याद रखेंगे, जितने भी ट्रक आए हैं जर्नी में सबकी डिटेल आएगी नॉर्मली, लेकिन अगर मल्टी व्हीकल का मामला है, 50 किलोमीटर तक की दूरी है और लोकल मूवमेंट हो रहा है विद इन द स्टेट, तो उस वाले ट्रक की, उस वाले ट्रांसपोर्टर की डिटेल देनी जरूरी नहीं होती है। ठीक सर जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, जो उसका क्रिएटर है वो 24 घंटे के अंदर रिजेक्ट मतलब कैंसिल कर सकता है, और जो उसका अदर पार्टीज हैं, जैसे मान लीजिए सप्लायर ने बनाया तो अदर पार्टी हो गए रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, या रेसिपिएंट ने बनाया तो अदर पार्टी हो गए आपके सप्लायर और ट्रांसपोर्टर। तो जो क्रिएटर है वो 24 घंटे में कैंसिल कर सकता है और अदर पार्टी 72 घंटे के अंदर उसको रिजेक्ट मार सकती है, ऐसे करके। ओन मास्टर की फैसिलिटी, जैसे नेट बैंकिंग के अंदर हम बेनिफिशियरीज ऐड करते हैं, ऐसे वहां पर डेटा सेव हो जाता है। तो यहां पर भी जो मुझे फ्रीक्वेंटली जिनके लिए ई वे बिल बनाने पड़ते हैं उनका डेटा भी सेव हो जाता है, फटाफट से मेरा ई वे बिल बन जाता है। अब बात करते हैं चेक मैकेनिज्म की, कि जब गाड़ी आपकी जा रही होगी सड़क पर, गाड़ी चली है, छलांगा मार दी, ये छलांगे मारती जब गाड़ी जा रही होगी तो भाई रोक लेगा, भाई गड्डी रोको भाई, रोक लो, गड्डी को रोको भाई। गड्डी यहां पर रोक ली जाती है। गड्डी रोकने के बाद अधिकारी कहता है भाई ला गड्डी के पेपर दिखा दे भाई, तो इनवॉइस मांगेगा। इंपोर्टेड गुड्स आया था तो उसका बिल ऑफ एंट्री मांगेगा, बिल्टी मांग सकता है, साथ में आपसे ये भी बिल मांगेगा। अगर सारे कागज पूरे हो जाते हैं तो चलो भाई निकलो, वेरिफिकेशन हो गई। वेरिफिकेशन की रिपोर्ट की समरी जो है अधिकारी अपना 24 घंटे के अंदर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर देगा, और डिटेल्ड जो उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट थी उसको 3+3 यानी कि 6 डेज के अंदर अपडेट कर देगा। ऐसे करके प्रोविजन बना रखा है, ठीक है। और साथ में ये इन्होंने क्या कर दिया आजकल कि ये जो टोल प्लाजा पे फास्टैग लगा हुआ है ना, तो यहां से कनेक्ट कर दिया जीएसटी पोर्टल को, कि टोल प्लाजा से इंफॉर्मेशन वहां पर शूट आउट होती है कि एक गड्डी निकल गई भाई साहब। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस लगा रखे हैं, जैसे जीपीआरएस ट्रैकर होता है, तो उससे भी पता कर सकते हैं कि भाई साहब ये कौन से नाके से गाड़ी निकल चुकी है, ऐसे करके, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज से ये रियल टाइम ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि इस समय गुड्स का मूवमेंट कहां और किस तरीके से करवाया जा रहा है। नॉर्मली होता यह कि जैसे महाराष्ट्र से अगर माल वेस्ट बंगाल में जा रहा है तो जो बीच में स्टेट पड़ते हैं, हालांकि इनको लेना एक ना देना दो, क्योंकि अगर माल यहां से यहां जा रहा है तो डेस्टिनेशन वेस्ट बंगाल हुआ, और अगर B2C ट्रांजैक्शन आपकी बनती है तो आधा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा मिलेगा वेस्ट बंगाल को। तो यहां पर जो SGST के अधिकारी होते हैं वो इनको रोकते हैं MP के अंदर, जबकि उनको लेना एक ना देना दो। तो ये भी कुछ चीजें निकल के आती हैं ताकि कुछ पैसे उनको भी मिल जाए वहां पर आकर। कुछ इस तरह की बातें देखने में आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हमेशा नहीं, रेयर केस में। एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है तो फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये आपका एक नेशनल डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा नहीं भाई हर बार जिस स्टेट, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे स्टेट की गाड़ी का नंबर देकर गाड़ी को रोक लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि भैया देखते ही रहो आप गाड़ी को, वेरिफिकेशन करते रहो। एक बार हो गया, दैट्स इट। दूसरा, एक बार वेरिफिकेशन हो गई और वहां जीएसटी पोर्टल पर शूट आउट हो गई इंफॉर्मेशन की, वेरिफिकेशन हो गया, या टोल प्लाजा से इंफॉर्मेशन पहुंच गई, या रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के थ्रू वो कनेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद आपका ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं यहां पर आकर कि भाई नो पर्सन इन, कोई कंसाइनर जो भी कैसे भी है, कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, ई वे बिल नहीं बनाया जा सकता है। कब नहीं बना सकता? अगर आप 2 टैक्स पीरियड के लिए अपना CMP 08, 3B या GSTR1 2 टैक्स पीरियड का आप मिस कर देते हैं लगातार, तो आपको ई वे बिल नहीं बनाने दिया जाएगा। ई वे बिल नहीं बनाने दिया जाएगा का मतलब क्या है? मतलब यह है कि फिर आप का गुड्स मूव नहीं हो सकता, और अगर आपने गुड्स मूव कराया तो गुड्स सीज होगा, कॉन्फिस्केट होगा, भरे बाजार नीलाम होगा, और जिस ट्रक में ढोया जा रहा है वो ट्रक भी आपका सीज होगा, कॉन्फिस्केट होगा और भरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा। पेनल्टी ठुकेगी सो अलग। इसलिए ई वे बिल ना बनने का मतलब यह कि धंधा बंद, शटर डाउन। तो सरकार ने क्या, कहां से चीज कहां भिड़ाई है, तो जिससे कि व्यक्ति इन्हें टाइम पर देता रहे अपनी रिपोर्ट, वरना उसका अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाता है।
CMP 08 कंपोजिट डीलर को देना होता है, चाहे वो स्कीम गुड्स फोकस्ड लेके बैठा हुआ है, चाहे उसकी स्कीम अपनी सर्विस फोकस्ड है। दोनों सिचुएशंस में CMP 08 जाता है। तो लगातार 2 पीरियड का, अगर 2 क्वार्टर का मिस कर दिया, 2 टैक्स पीरियड का इसने मिस कर दिया, तो भाई साहब गए काम से। 3B आपका मंथली जाता है, लेकिन जो QRMP स्कीम में होते हैं उनका 3B मंथली क्वार्टरली जाता है। तो मंथली या क्वार्टरली मतलब 2 टैक्स पीरियड का मतलब चाहे वो मंथली एप्लीकेबल है तो मंथली और क्वार्टरली तो क्वार्टरली। अगर 2 टैक्स पीरियड के लिए आपने कोताही बरत दी तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ऐसे GSTR1 नॉर्मली तो मंथली जाता है, लेकिन ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर आप इसे क्वार्टरली भी सबमिट कर सकते हो। तो मंथली या क्वार्टरली एज द केस में भी। तो कहने का मतलब है कि 2 टैक्स पीरियड, मंथ है तो मंथ, क्वार्टर एप्लीकेबल है तो क्वार्टर, 2 क्वार्टर। तो इन तीनों का सार ये कि अगर आप 2 टैक्स पीरियड के लिए उनको मिस कर देते हो तो दिक्कत में आप आ जाओगे। आप ई-वे बिल आपका नहीं बनेगा, ना खुद बना पाओगे, ना सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए बना पाएगा। न्यूली एडेड एक चीज है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने का मतलब होता है पति पत्नी के बीच बोलचाल बंद हो जाना। ठीक है, तो कह रहे कि भाई सस्पेंड कैसे कैसे होता है। सस्पेंड होने के लिए देखो, या तो हम खुद ही कहते कि भैया हमारी आरसी कैंसिल कर दो, या अधिकारी कुछ इरेगुलरिटी पाता है वो सस्पेंड कर सकता है, या फिर हमारा कुछ सीन अलग ही जा रहा है, एक विसंगति, एक विकृति दिखाई दे रही है। हमारी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 10 लाख रुपए की है और हमारा जीएसटीआर 2A दिखा रहा है आईटीसी 20 लाख का। यह विसंगति है। जैसे कि एक आर्टिकल, सीए का आर्टिकल गुड्डे का बिस्किट खा रहा है, यह विसंगति है, उसे तो पार्ले जी खाना चाहिए था। या फिर सीए बनने के बाद भी पार्ले जी पे अटका हुआ है 5 रुपए वाले पे, तो यह भी विसंगति है। तो इस प्रकार की जब विसंगतियां दिखती हैं तो दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दीजिए। तो यहां पर भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड किया जा सकता है, और अगर आपका सस्पेंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो फिर आपका ई-वे बिल भी बंद। तो ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड ना हो। अच्छा, इस तरह की पावर अधिकारियों को देने से ना थोड़ा करप्शन भी बढ़ता है। वो बोलेगा खाली कर देंगे, मतलब सस्पेंड कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने का मतलब, वैसे तो हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब थे तो वहां सिखाया जाता है कि सस्पेंड होने पर आप धंधा तो कर सकते हो अपना, लेकिन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर आकर बोल रहे हैं कि धंधा भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली बोल दिया ना, ई-वे बिल तो बन नहीं पाएगा तो गुड्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सर्विस वाले तो कर पाओगे, लेकिन गुड्स वालों को लिए तो भाई साहब धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत गुड्स वालों को है, क्योंकि उनका ई-वे बिल भी यहां पर नहीं बन पाएगा। छोटी मोटी बातें यहां पर और हैं कि रेलवे के केस में तो हमारी बात हो चुकी है कि जब तक ई-वे बिल आपका मतलब मूवमेंट के बाद भी बनाया जा सकता है रेलवे के द्वारा, लेकिन डिलीवरी रेलवे के द्वारा या शिप के द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वो उसकी डिलीवरी, जब तक कि ई-वे बिल उसको प्रोड्यूस ना कर दिया जाए। तो जब माल अदर देन रोड ट्रांसपोर्ट होता है तो ये रेलवे, वेसल या एयरक्राफ्ट वालों को नहीं बनाना होता ई-वे बिल, ना इनको कैरी करना होता है। बट लॉ मेकर ने इनको बोला कि आप ये एश्योर कीजिएगा कि आपके ट्रांजैक्शन में इस केस के अंदर ई-वे बिल बना है या नहीं। तो इसके लिए नियम लगा दिया कि जब भी आप माल की डिलीवरी डेस्टिनेशन पे दे रहे हो तो ई-वे बिल जरूर चेक कर लेना इसका बना है या नहीं बना है, या तो सप्लायर बनाएगा या रेसिपिएंट बनाएगा। ऐसे करके बात बोल दी जाती है मेरे बच्चा। ये इस प्रकार से आपका ई-वे बिल का चैप्टर भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। मैं आपको बताऊं, 1 घंटे का मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिया है आपका जीएसटी पोर्टल के थ्रू। आप जरूर उस वीडियो को देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं ई-वे बिल बाय सी राजकुमार, तो वो वीडियो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा, बाय बाय।